together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Sufi Nama. हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं प्रोफेसर दानिश मोइन आपको सूफीनामा के इस पहले एपिसोड में आपके साथ बात करना चाहता हूँ. लेकिन इस बार बात करने के लिए मैंने एक ऐसे शख्सियत को बुलाया है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. इनका नाम है प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन साहब. प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन साहब का ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से था और उन्होंने वहाँ से अपनी जिम्मेदारी से बदोश होने के बाद मानू में यहाँ पर CUS सेंटर में अज़ी प्रोफेसर के हैसियत से काम कर रहे हैं. आज जो मेरी गुफ्तगू का टॉपिक है, जो बात है, उनकी एक मशहूर किताब है, उस पर बात करने वाले हैं. लेकिन उस किताब के आने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लें अजीज़ुद्दीन साहब के बारे में. अजीज़ुद्दीन साहब कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और 50 से ऊपर उनके मकाले शायर हो चुके हैं. आप एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, ख़ास करके अहद वस्ता की तारीख़ को जानने के लिए. खुसूसन जब आप सूफिया कराम की बात करते हैं तो अजीज़ुद्दीन साहब के नाम को नहीं छोड़ा जा सकता. आज जो हम बात करेंगे उस किताब का नाम है मिडीवल टाउन, ए केस स्टडी ऑफ अमरोहा एंड जलाली. ये किताब 2 हिस्सों में मुश्तमिल है. एक तरफ तो बात की जाती है शहर के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी इमारतों के बारे में, और दूसरी तरफ इस किताब में सूफिया कराम का भी जिक्र आता है. और यही वजह हुई कि इस किताब को हमने सेलेक्ट किया है कि अजीज़ साहब से बात करेंगे. ये किताब सिर्फ इसलिए भी अहमियत नहीं रखती कि सूफिया कराम की बात करती है, बल्कि एक छोटे से रीजन को जानने का एक ज़रिया है. हम जनरली जब बात करते हैं तो बात करते हैं बड़े शहरों की, दिल्ली की, आगरा की, अहद वस्ता में. लेकिन जो छोटे शहर हैं उन पर बातें कम होती हैं. बड़े हिस्टोरियन ने बहुत काम किया है, लेकिन अजीज़ साहब की जो खूबी है कि एक छोटे से शहर पर भी उन्होंने काम किया है और उसको आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहूँगा. सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और मुझसे गुफ्तगू करने का एक मौका मुझे मिल रहा है, ख़ास करके इस किताब पर. तो ये किताब मैंने पढ़ा और मुझे पसंद आई आपकी किताब, इसमें कोई शक नहीं है. ख़ास करके जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ किया है और डॉक्यूमेंट्स आपने किताब में लगाया है, 30 पेज तो कम से कम है आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने इस्तेमाल किया, वो बड़ा पसंद आया. तो मैं इसमें अपने जो श्रोतागण हैं, हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले तो ये बताइए कि ये मिडीवल टाउन से क्या मुराद है. टाउन से क्या मुराद है? बेसिकली सूफिया के आने के बाद मेरे ख्याल से एक शायर ने उनके इस कंट्रीब्यूशन पे बड़ा अच्छा शेर लिखा है कि जानिसारों ने तेरे कर दिए जंगल आबाद, खाक उड़ती थी शहीदान वफा से पहले. बहुत अच्छा. तो ये जिस से ये काफ़िला चला सूफिया का,
اور انہوں نے ہندوستان میں اپنی خانقاہیں اپنی ولایتیں قائم کیں قصبات میں شہروں میں، اور ان ولایتوں کے قائم ہونے کے بعد ان ٹاؤنز کی گروتھ شروع ہوئی اچھا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا اور علماء آئے، اس میں صوفیہ آئے اور تمام قسم کے لوگ آئے، تو ایک ٹاؤن شپ بنی. جیسے کرسچن ٹرول نے ایک کتاب شائع کی تھی، درگاہز آف انڈیا. اچھا جی جی سر. کہ درگاہ کا ان ٹاؤنز کے ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے. تو یہ جلالی و امروہہ میں نے لیا جی. کہ جیسے جلالی ہے میرا وطن ہے، اچھا اچھا ہاں. اچھا 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 ہاں. کچھ بھی نہیں تھا، قلعہ تھا جو بلبن نے بنوایا تھا. پھر 16 سینچری میں جب میر کمال الدین ہمدانی کشمیر سے آئے تو اکبر نے ان کو جلالی میں قائم کیا. اچھا اچھا. اور جو مسجد بنی تھی جامع مسجد جو بلبن نے بنائی تھی اس کی تولیت انہیں دی. اچھا. تو جب یہ کبروی سلسلے کی ولایت بنی جلالی، جب سے جلالی کی گروتھ شروع ہوئی. اچھا تو میں اس پر آنا چاہتا ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ شہروں کے گروتھ میں کہیں نہ کہیں پر صوفیہ کرام کا رول رہا. ہاں یہ جی. ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کانٹیکس میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا، آپ نے اس کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. سر ایک بڑا سوال چونکہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، ہر آدمی جو اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں اس ٹاپک پر میں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جیسے آپ نے جلالی پر کام کیا، امروہہ پر کام کیا، تو آپ ماخذ کے طور پر کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں؟ اب جیسے جلالی پہ جی سر. منہاج السراج کی طبقات ناصری میں سب سے پہلا ریفرنس ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضیاء الدین برنی نے کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ بلبن نے دوآبوں میں ریونیو کلیکشن میں دقت آتی تھی تو جلالی میں قلعہ بنایا. اچھا. پھر اگلا ریفرنس ہمیں ملتا ہے ابن بطوطہ کے رحلہ میں. جی جو آپ نے مینشن بھی کیا ہاں کتاب میں. یس. اچھا، اس میں عجیب واقعہ ہے. جی سر. ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ جب میں اپنے وطن میں تھا تو ایک صوفی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کبھی تم پریشانی میں ہوگے اچھا. تو ایک شخص جس کا نام دلشاد ہوگا اچھا. وہ تمہیں اس پریشانی سے نجات دلائے گا. تو جب ابن بطوطہ جلالی آیا تو وہاں اس کو قافلے کو گھیر لیا گیا. اچھا. اور کافی لوگوں کو قتل کر دیا گیا جو اس کے گروپ میں تھے. ہاں گروپ میں تھے. ان کا ایک قبرستان بھی ہے اچھا. جو علی سید کے نام سے مشہور ہے. تو اس کو جیل میں ڈال دیا، مطلب جو بھی جیل رہی ہوگی ان لوگوں کی قید کیا مطلب. ہاں قید کیا. تو ایک شخص آیا ارلی مارننگ ابن بطوطہ کے پاس کہ تم کیوں پریشان ہو؟ کہہ رہے صاحب ان لوگوں نے مجھے قید کر رکھا ہے. میں کہتے نہیں، تم میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ان کی قید سے نکال دوں گا. تو وہ بہت دور لے گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں سے تم چلے جاؤ. تو جب یہ اترا تو کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام دلشاد ہے. تو ابن بطوطہ نے اس کو لکھا ہے. اچھا یہ رحلہ میں مینشن ہے. ہاں لکھا ہے بہت بہت کہ وہ مجھے جلالی میں ملا جس کی انہوں نے پیشن گوئی کی تھی وہاں، اور آج یہاں اس کو ہندوستان میں جلالی میں. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ سن رہے ہیں صوفی نامہ ریڈیو مانو 90.0 FM پر. Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. اپنی بری عادتیں خود کو ہی تکلیف دیتی ہیں.
Schiller. Do what you can, where you are, with what you have. Teddy Roosevelt. महर्षि अरविंद ने कहा है, अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। वेलकम बैक। यहाँ पर सर एक और सवाल था, ये तो बड़ा अच्छी आपने जिक्र कर दिया कि रेहला में ये सारी, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन और या कहीं ना कहीं पर आप सुफिया कराम को जोड़ रहे हैं, वहाँ पर भी जोड़ा आपने चौथ के साथ भी और इसके साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके सही है। एक और सवाल था सर कि कुछ मसाजिद हैं, कुछ दरगाहें हैं और वहाँ पर कुछ इमाम बाड़ा भी है। इन तीनों पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि शहर बने तो क्या मस्जिद बने, इसके साथ क्या रिश्ता है और कि कुछ टाउनशिप का कुछ और भी दिखता है इन शहर इन चीज़ों के अलावा, इस पर इन सूफिया के आने के बाद ज़ाहिर है इन्हें मस्जिद की ज़रूरत पड़ी जी, नमाज पढ़नी है। और क्योंकि सूफिया के जो अकायद थे, तौहीद, प्रॉफिट की रिसालत में यकीन और कुरान मजीद की जो आयत है कि कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, कि रसूल इनसे कह दीजिए कि अजर रिसालत ये है कि आपके क़राबतदारों से ये मोहब्बत करें। तो उसकी जो टर्म बनी वो अज़ादारी बनी। अच्छा, कि अहले बैत से मोहब्बत, प्रॉफिट के जो अहले बैत हैं। आज़ादारी पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। नहीं, हाँ। तीन आपने इमाम बाड़े का जिक्र किया, हाँ। इसलिए मैंने कहा। अच्छा, तो खानका बनाई अच्छा और इमाम बाड़ा बनाया, अच्छा, ताकि तौहीद का मामला मस्जिद में हो जाए। यस यस और यस, अहले बैत से मोहब्बत जो है वो इमाम बाड़े में हो। प्रूफ करेगा उसका। हाँ, और खानका में प्रॉफिट और जितनी चीज़ें हैं, लोगों से इर्तिबात है, वो सब वहाँ होगा। लिहाजा ये तीन मरकज़ उनके लिए ज़रूरी हो गए हर जगह। आप दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जाइए, वहाँ भी इमाम बाड़ा मौजूद है। आप दरगाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जाइए, वहाँ भी इमाम बाड़ा मौजूद है। तो जितनी दरगाह हैं, कचौचा शरीफ है, कहीं भी जाइए आपको वहाँ इमाम बाड़ा मिलेगा। और इसके पीछे कनेक्शन ये आप कनेक्शन ये है, रसूल की जो आपने हाँ, की जो बात बताई, तौहीद, मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत। तो ये ट्रायंगल जो है, ये सूफिया साथ लेकर चलते थे। लिहाजा ये तीनों चीज़ें साथ चलती अच्छा, थी। इसमें कुछ नाम बता सकते हैं क्या? बड़ी कुछ मस्जिदें हैं वहाँ पर आज भी मौजूद हैं उस शहरों में, जलाली में, या उसमें कोई बड़ी मस्जिद अवेलेबल है ऐसे अवस्था की? जलाली में बलबन की बनाई हुई मस्जिद है, ये जो इस किताब में ये बलबन की मस्जिद है 13th सेंचुरी की। इसमें जो कतबा है बलबन का, वो है 1266 AD का। अच्छा, उसमें बलबन का नाम लिखा हुआ कतबा है? हाँ हाँ, उसका कतबा मैंने दिया भी है, हाँ, जो आपने टेक्स्ट में दिया। तो 13th सेंचुरी का की मॉस्क है जलाली में, हाँ। पहला रेफरेंस। और जब से ये तौलियत मीर कमालुद्दीन हमदानी की मिली, तो हमारे मुरस आला ने और तमाम लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया, मैंने लिखा भी है इसमें कि मस्जिद ऐसी लगती है कि जदीद मस्जिद है। अच्छा, जबकि 13th सेंचुरी की है। पूरे अलीगढ़ इसको में टाइम टू टाइम रिनोवेट कराया गया होगा ना सर? पूरे अलीगढ़ में इससे पुराना मोनूमेंट नहीं है। अच्छा, यानी कोल या अलीगढ़ के भी मोनूमेंट इसके बाद के हैं। तो ये अहमियत जलाली की है। अच्छा, अमरोहा में ऐसे ही कोई एग्जांपल दीजिए। अब
बलबन का अपना मकबरा हाँ। जो मेहरौली दिल्ली में है हाँ। वो गिर गया, जबकि वो ASI के प्रोटेक्शन में है वो। प्रोटेक्शन में। तो ASI गवर्नमेंट बॉडी के प्रोटेक्शन में रहने के बावजूद गिर गया, लेकिन ये सादत जलाली के प्रोटेक्शन में रहने के लिए अच्छा। के बाद आज भी बिल्कुल ऐसे ही खड़ी है मस्जिद जैसे कल बनी हुई हो। ये तो बड़ी अच्छी बताया आपने कि मस्जिद आज भी इंटैक्ट है, वो भी जी। बलबंद के वक्त की। जी। ऐसा ही कोई एग्जांपल हम अमरोहा में बता सकते हैं? अमरोहा में कैकोबाद के पीरियड की अच्छा। मस्जिद है। यानी कि इनसे पहले ही हो गया कैकोबाद, तो इससे हाँ इसके बेटे हाँ इसके बाद में हाँ ये डिसेंडेंट यस यस में है और वो इसके बाद की है। अच्छा जलाली के बाद। हाँ लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस पर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुकदमा चल रहा है और वहाँ नमाज भी अभी नहीं हो पा रही। लेकिन सबसे पहली मस्जिद इस एरिया में यही है। आप अलीगढ़ के आसपास के हाँ। एरिया में इसमें ये बताया आपने। अच्छा दरगाहें भी हैं दोनों जगह पर? अमरोहा में तो बहुत दरगाहें हैं। हाँ। बहुत दरगाहें सौरवर्दी सिलसिले की, चिश्ती सिलसिले की, नक्शबंदी सिलसिले की, काफ़ी दरगाहें हैं। और बल्कि अमरोहा से मुताल्लिक़ एक बहुत अच्छी रिवायत भी है कि सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत जब वहाँ गए अमरोहा, तो वहाँ के जो सूफ़ी पहले से मुकीम थे उन्होंने एक कटोरे में पानी भर के भेज दिया। अच्छा। हाँ शरफुद्दीन शाह विलायत को, ये दिखाने के लिए कि भाई ये अमरोहा तो भरा हुआ है, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अच्छा। तो वहीं कोई फूल था, फूल का पेड़, तो उन्होंने एक फूल उस पानी में डाल दिया। अच्छा। और वापस कर दिया कि ठीक है भरा हुआ है, तो जैसे भरा हुआ है ये, तो जैसे ये फूल है तो हम इसमें ऐसा रहेंगे। अच्छा। तो उन सूफिया ने कहा कि अच्छा तुमने तय कर लिया यहाँ सेटल होने के लिए, तो तुम्हारी कब्र में बिच्छू निकला करेंगे। अच्छा। तो वो बिच्छू आज भी निकलते हैं शाह विलायत की कब्र से। शाह विलायत की कब्र हाँ से। तो शाह विलायत ने कहा कि ठीक है अब तुमने कह दिया बिच्छू निकलेंगे, लेकिन वो डंक नहीं मारा करेंगे। अच्छा। हाँ। ये उन्होंने ये जवाब दे दिया। हाँ, हाँ। तो मैं जब पहली दफ़ा अमरोहा गया, जी, जी। जब काम कर रहा था वहाँ के मॉन्यूमेंट्स पे और इंस्क्रिप्शंस पे, तो बहुत डरते डरते मैंने वो बिच्छू अपने हाथ में लिया, तो वाकई उसने डंक नहीं तो मारा। आपने एक्सपीरियंस किया? हाँ खुद? एक्सपीरियंस किया। ये सुनी सुनाई बात नहीं है। हाँ ना। तो इस तरीके की चीज़ें अमरोहा में बहुत हैं दरगाहों में, और ये बड़ी पॉपुलर दरगाह है शाह विलायत साहब शाह की। विलायत की। इस बात को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, अभी हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। You are listening to Sufinama on Radio Manu 90.0 FM. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। हम सुन रहे हैं 90.0 FM रेडियो मानू। चलो बात करके देखते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे ओपियम वार्स के बारे में जो चाइना में हुई, और ये दो जंगें किस तरह से हुई, इसके क्या वजूहात थे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ओपियम वार जिसे हम अफीम जंगें भी कहते हैं, 19वीं सदी के दरमियान चीन और यूरोपीय ताकतों के दरमियान दो बड़ी जंगें हुईं जिन्हें अफीम की जंगें कहा जाता है। ये जंगें उस वक्त हुई जब बरतानिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक चीन में अफीम बेच रहे थे और चीनी हुकूमत ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। पहली अफीम जंग यानी पहली ओपियम वार। पहली अफीम जंग 1839 में शुरू हुई जब चीन के चिंग सल्तनत ने बरतानवी ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की जो चीन में अफीम फ़रोख्त कर रहे थे। अफीम एक नशावर चीज़ थी और इसके फ़रोख्त की वजह से चीनी अवाम की सेहत और मईशियत को नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन बरतानिया ने इस पाबंदी को कबूल नहीं किया और जंग छिड़ दी। बरतानिया के पास जदीद हथियार और ताकतवर बहरिया थी, जबकि चीनी फ़ौज ज़्यादा मजबूत नहीं थी। नतीजा ये निकला कि 1842 में चीन को शिकस्त हो गई
اور نانجنگ معاہدہ کرنا پڑا۔ اس معاہدے کے تحت چین نے برطانیہ کو تجارت کے زیادہ حقوق دیے اور ہانگ کانگ کا علاقہ بھی برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ دوسری افیم جنگ یعنی سیکنڈ اوپیم وار۔ کچھ سال بعد 1856 میں برطانیہ اور فرانس نے مل کر چین پر ایک اور حملہ کر دیا، جسے دوسری افیم جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ یورپی ممالک چین میں مزید تجارتی اور سفارتی حقوق حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس جنگ میں بھی چین کی فوج جدید ہتھیاروں کا مقابلہ نہ کر سکی اور 1860 میں اسے ایک اور شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد چین کو مزید یورپی ممالک کو تجارتی مراعات دینی پڑی۔ کئی اور بندرگاہیں یورپی تاجروں کے لیے کھولنی پڑی۔ دوستو، افیم کی جنگوں کے بعد چین کمزور ہو گیا۔ چین حکومت کی گرفت ملک پر ڈھیلی پڑنے لگی اور اندرونی مسائل بڑھنے لگے۔ دوستو، ان جنگوں کے بعد چین کو کئی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے خطرناک تائپنگ ریبیلین اور ڈنگیان ریوولٹ تھا۔ ان بغاوتوں نے چین کو شدید نقصان پہنچایا اور معیشت مزید خراب ہو گئی۔ افیم کی جنگوں نے چین کی طاقت کمزور کر دی اور یورپی ممالک کو چین پر زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ چین کو ہانگ کانگ جیسے اہم علاقے سے ہاتھ دھونا پڑا اور یورپی طاقتیں چین کے تجارتی معاملات میں دخل دینے لگیں۔ یہ جنگیں چین کی تاریخ میں ایک بڑے المیے کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، جن کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ دوستو، آپ سن رہے تھے ہسٹریز مسٹریز۔ آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے ہسٹریز مسٹریز۔ یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. ویلکم۔ ابھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے پروفیسر عزیز الدین صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ سر، اس میں ایک مسئلہ، ایک سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں اپنے شروتا کے لیے، کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہم، چونکہ آپ نے کئی بار بات کی ہے، صوفیہ کرام سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو صوفیہ کرام میں دو تین چیز بڑی امپورٹنٹ مانی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کئی سلسلے، چشتی سلسلے ہیں، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، اور فردوسی ہمارے کافی لوگ ہیں۔ تو اس میں کون سے سلسلے کے لوگ ہیں زیادہ آپ کے خانقاہوں میں؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا، اسے میں کنیکٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ آرام سے جواب دے سکیں۔ کیا ان صوفیہ کرام کا دلی کے صوفیہ کرام سے کچھ کنیکشن ہے؟ چونکہ ظاہر بات ہے، جب ہم چشتی کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر جو چیز ہے وہ تمام دلی، لاہور وہیں سے آ رہے ہیں، تو یہاں یہ کیسے پہنچے، اس پر میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک جلالی کا تعلق ہے تو وہاں صرف ایک ہی جو سہروردی سلسلے کی سب برانچ ہے، کبروی سلسلہ، وہ لوگ آئے، اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ نہیں آیا۔ اور ان کا تعلق دلی کے بجائے کشمیر سے تھا، کیونکہ کبروی سلسلے کا سینٹر کشمیر بنا، اور اس کی ایک برانچ جلالی میں قائم ہوئی، اور ایک مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے جنر، معلوم میں جا چکا ہوں، اور اجمیر میں تارا گڑھ۔ تو یہ تین برانچز تھیں، باقی اس کے علاوہ۔ لیکن امروہہ میں زیادہ تر سلسلے کی برانچز گئیں، ٹھیک، اور ان کا دلی سے اور پنجاب سے دو جگہوں سے کنیکشن تھا، اس لیے کہ وہاں پہ شیخ فرید الدین گنج شکر کے بھی ڈسینڈنٹس امروہہ آئے۔ اچھا، اور وہاں ایک جگہ ہے رجب پور، اچھا، وہاں انہی کے ڈسینڈنٹ ہیں جو وہاں سے پنجاب سے مائگریٹ ہو کے یہاں آئے، اور ان کا کنیکشن پنجاب سے رہا۔ تو ان تمام صوفیہ نے اپنے اپنے طریقے سے اس اسلام کی جو
प्रीचिंग्स हैं, इस्लाम की जो तबलीग है, वो अमरोहा के अंदर की। लेकिन वही तमाम चीज़ें रहीं कि कम्युनल हारमनी उनका नंबर 1 एजेंडा था कि जो लोग भी हैं हिंदू और दूसरे लोग, उन सब से मिल के हम लोगों को रहना है और उनके साथ बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे बिल्कुल बरादरी के लोग हों, उसमें कोई तफरीक, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना नहीं है हमें। सर, ये जो बात है जो आपने कहा, मैं जलाली के उस मामले पर अब थोड़ा सा बाद में आऊँगा, लास्ट में आऊँगा, जो आपने बताया कुबरिया सिलसिले पर, अभी इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है जो अक्सर जहन में रहता है और कई लोगों को, कि अमूमन ये जो मैंने किताब में पढ़ा उसमें ये पता चला कि जो आपने कहा कि मिल के रहने वाली बात थी, तो इसमें शिया सूफ़ी का भी आता है। अमूमन ये समझा जाता है कि शियाइज़्म सूफिज़्म को बहुत इनकरेज नहीं करता। ये जनरल है कि भाई जैसे बहुत सारे वहाबी भी नहीं करते हैं, वहाबी भी नहीं करते हैं, तो इसको बहुत ये नहीं मानते। लेकिन आपकी किताब से ये वैसा पता चलता है, कम से कम जलाली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो साफ पता चलता है कि किस तरह से शियाइज़्म ने भी इसको तवज्जो दी। ये एक वजाहत चाहता हूँ मैं इस पर आपकी। असल में शिया फ़िरक़े में 2 ग्रुप्स हैं, अखबारी और रसूली। तो जो अखबारी हैं वो सूफीज़्म को नहीं मानते। मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, जब हमारे और आपके उस्ताद प्रोफेसर खलील निज़ामी साहब हयात थे। उसमें इस्लाम व असर जदीद में शाये हुआ था। तसव्वुफ़ और तशी। तो निज़ामी साहब ने पढ़ा, तो जब मैं उनसे मिलने उनसे कहले मैं क्या लिखते रहते हो तुम? मैंने कहा साहब आप उसको पढ़िए, आर्टिकल को। ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि शिया लोग तसव्वुफ़ में यकीन नहीं रखते। मीर सईद अली हमदानी जो कुबरवी सिलसिले के फाउंडर हैं, उनकी रुबाइयाँ हैं, उनकी तमाम चीज़ें हैं और उनकी पूरी किताब है मवद्दतुल क़ुरबा, जिससे उनके अक़ायद साफ ज़ाहिर हैं कि वो शी मज़हब को फॉलो करते थे और सूफ़ी थे, बहुत बड़े सूफ़ी थे। तो शियत का कोई टकराव तसव्वुफ़ से है ही नहीं। जैसे मैंने अभी कहा कि तौहीद, मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अली बैत, अब इसमें शियत का कोई टकराव नज़र ही नहीं आता। टकराव नहीं है। हाँ, तो वही जैसे वहाबी मुसलमानों का हुआ कि उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, इसी तरीके से शियों में भी वहाबी उलमा है जिन्होंने तसव्वुफ़ से दूर कर लिया। ये नई बहस आपने शुरू कर दी। अच्छा, उसका क्या है वजह? क्योंकि उस रास्ते पे चलना जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का रास्ता है, कि उनके जो खादिम ख़ास थे इकबाल, उन्होंने कहा कि आप सारे साल रोज़ा रखते हैं और सहर में 1 रोटी खाते हैं और इफ्तार में 1 रोटी खाते हैं, तो आपकी सेहत का क्या होगा? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि इकबाल, तुम्हें मेरी सेहत का तो बहुत ख्याल आ गया, लेकिन दिल्ली में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को खाना नसीब नहीं होता और भूखे सो जाते हैं। तो मैंने अपने एक मज़मून में भी लिखा है, वो उलमा जो मुखालफत करते हैं तसव्वुफ़ की और सूफिया की, उनका सिर्फ एस्कॉर्ट या जो भी हेल्थ सेंटर है उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लिया जाए। अच्छा। और निज़ामुद्दीन औलिया का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लिया जाए। तो असल में जो तक़वा और परहेज़गारी का मसला था, इसने राइवल्री पैदा की उलमा और सूफिया में, क्योंकि वो जो तक़वे और परहेज़गारी की लाइफ एक सूफ़ी लीड कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ उलमा के यहाँ वो नज़र नहीं आती। इसीलिए शी उलमा में भी उस चीज़ बजाय उसकी मुखालफत तो कर नहीं सकते थे, तक़वे और परहेज़गारी की, सूफीज़्म की मुखालफत शुरू कर दी। ये बहुत अच्छा नज़रिया आपका है सर। ये जो नई व्यूज़ है जो आपने किया है, जो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे हम लोग। यहाँ पर फिर एक बार हम छोटा सा ब्रेक के रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर।
Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट. अपनी बुरी आदतें खुद को ही तकलीफ देती हैं. शेलर. Do what you can, where you are, with what you have. Teddy Roosevelt. महर्षि अरविंद ने कहा है, अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं. वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर. मैं फिर आपका खैर मकदम करता हूँ आगिजुद्दीन साहब से गुफ्तगू किस्में. अब जब हम आपसे अपने आखिरी मरहले में हम लोग हैं इस इंटरव्यू के, इसमें सर कुछ और सवाल है. एक सवाल और होता है जो जनरली लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे एक नई चीज़ जो आपकी जो इंटरव्यू से मिल रही है वो ये लग रही है कि जो कन्फ्यूज़न था शिया सुन्नी का वो आपसे दिख रहा. और दूसरी जो बड़ी अहम बात आपने बताई है कि किस तरह से सूफिया कराम ने समाज को किस अंदाज से समझने की कोशिश की है और समाज को किस तरह से लेना चाह रहे हैं ये लोग. कोई फ़र्क़ा और तफ़रक़ा नहीं चाह रहे हैं, ये उनकी खास है. एक आज़ादारी का बहुत जिक्र आपने किया, जो आपने शुरू में बताया था. मैंने आज़ादारी की बात नहीं की थी, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आज़ादारी पर हमसे आप बात कीजिए कि क्या है आज़ादारी. और ये आज़ादारी चूँकि आपने एग्जाम्पल के साथ इन शहरों के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, ख़ास के अमरोहा में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो तो बताइए आप मुझे. देखिए, आज़ादारी की जो बुनियाद है वो कुरान मजीद की वही आयत है जो आपने पहले कि कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन लिल मुवद्दता फिल क़ुरबा. अब बहुत से लोग ताज़िया या आलम की वो करते हैं मुखालफत कि ये तो साहब बिदअत है, ये है. बेसिकली क्या है कि जैसे इकबाल ने कहा कि कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी एक ज़मीन न्याज में, है ना. इकबाल जैसा इस्लामिक स्कॉलर कह रहा है कि कभी नज़र आ लिबास मजाज में. मैं समझिए, कह रहे हैं ना कि कभी कुछ तो जलवा दिखा दे. तो अब सूफिया ने ये सोचा कि मवद्दतुल क़ुरबा की तशरीह की जाए तो अवाम मज़दूर ये क्या जाने कि मवद्दतुल क़ुरबा क्या होती है. तो उन्होंने ये सिम्बल्स बनाए और इस सिम्बल्स बना के आज़ादारी में इनसे जोड़ा. अच्छा, है ना. आज़ादारी से इनसे जोड़ा इसलिए कि सूफिया बड़े माहिर नफ्सियात थे. अब ताज़िया ले लीजिए आप, मैं समझता हूँ आपके वतन में भी बहुत तैयार होते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हर महल्ले में. तो जो लोग ताज़िया तैयार करते हैं वो कारीगर होते हैं. यस, आर्टिस्ट है वो, है ना. उन्हें काटना है, ये करना है, वो लगाना है. उनसे अगर आप पूछें कि मवद्दतुल क़ुरबा का फ़लसफ़ा क्या है, नहीं पता पाएंगे. करबला की तारीख़ क्या है, इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी उसकी तारीख़ क्या है, उन्हें कुछ नहीं मालूम.
लेकिन उनका दिल ताजिए से लगा हुआ है और वो ज़िलहिज के महीने से शुरू करते हैं काम। उनके यहाँ एक इनकलाबी कैफियत शुरू हो जाती है कि उन्हें ताजिया बनाना है। इसी तरीके से वो जो शरबत बनता था पहले, हाँ आज भी बनता सर। हाँ वो गुड़ का, हमारे यहाँ तो गुड़ का शरबत बनता है मट्टी के वो, हाँ, बट यस, वो सब, जी जी, या 10 मुहर्रम की रात को रोशनी के लिए वो दीवले बनते थे। तो उन लोगों को उनके कारीगर के फन से जोड़ा, अच्छा, फन से जोड़ के उनको उससे मिला दिया। जब वो मिल गए तो वो अज़ादारी का हिस्सा बन गए। अच्छा, अज़ादारी का हिस्सा बन गए। उनको कुछ नहीं मालूम कि क्या है धर्म, करबला में क्या हुआ, इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, शहादत का फ़लसफ़ा क्या है, लेकिन अब उन्होंने ताजिया बनाया हुआ है, उनका दिल उसके साथ चल रहा है, उसको उठाए हुए हैं। अलम बनाया सुनार ने, यस यस, सुनार उसके साथ है, उसका दिल उसके साथ लगा हुआ है। यहीं हैदराबाद में बीवी का जो अलम उठता है, हाँ हाँ उठता है यहाँ हर हाँ, बार, जी, तो वो सुनारों की गली से गुजरता है, सुनारों की गली से। तो जब वहाँ से गुजर रहा था तो एक ऑथर थे जिनकी किताब है हैदराबाद पे, उन्होंने उन औरतों से पूछा कि भाई आप तो हिंदू हैं, आपको इस अलम से क्या मतलब, आप क्या जानती हैं? कहले हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब से हमें ये पता चला है कि इमाम हुसैन के बच्चे को तीर से शहीद कर दिया, तो हम इस हाथी के पैरों पे पानी डालते हैं कि कैसे लोग थे कि जिन्होंने बच्चे को शहीद कर दिया। तो हम इसलिए यहाँ आते हैं कि हम माँ हैं, हमारी ममता जो है वो खींच के यहाँ लाती है उन बच्चों वो के। हिंदू हैं। हाँ, सूफिया ने ये नहीं कहा कि तुम अपना मज़हब बदलो। तो ये सूफिया का वो था समझ कि इनको इनके जज्बात से इसको अटैच कर दो तो ये अज़ादारी का हिस्सा बन जाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि अज़ादारी जो कायम की सूफिया ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, औरतें, मर्द सब उसका हिस्सा बन गए, जी जी, सब उसका हिस्सा बन गए, कोई तफरीक ही नहीं रही। ये यहीं से एक साहब गए थे 2 साल हैदराबाद से और दिल्ली रहे, मुरक्क़े दहली लिखी उन्होंने एक किताब। अच्छा, तो उन्होंने लिखी है दरगाह शाह मर्दा है। अच्छा, उस पर उनकी किताब है। हाँ, नहीं पूरी दिल्ली पे लिखी है। अच्छा, कहले 12 मुहर्रम को यहाँ एक मजलिस होती है दरगाह शाह मर्दा में, अच्छा, जी, जो हज़रत अली से मुताल्लिक़ है। दिल्ली का कोई आदमी नहीं रहता कि जो इस मजलिस में शरीक ना हो, 18 सेंचुरी में। हाँ, तो सूफिया का ये कंट्रीब्यूशन था कि इस अज़ादारी को पूरे हिंदुस्तान का एक सेंटर पॉइंट बना दिया। और आज भी ये है सर, हाँ, ये तो आज भी अज़ादारी सिर्फ शियों के यहाँ नहीं बल्कि सुन्नियों के यहाँ भी होता है। हाँ, मजलिस मुहर्रम में तो कंप्लीट होता है। जी, मुहर्रम में तो वो हसन हुसैन की जो वो है पूरी बात बताई जाती है, करबला के वाक़या का बयान किया जाता है, दोनों जगह बताया जाता है। तो बहरहाल आपका ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं पर सूफिया कराम का रोल रहा है इसको स्ट्रेंथन करने में, इसको बढ़ाने में। एक और सवाल, एक बात और कहूँगा जी सर। प्रोफेसर शर्मा थे वहाँ के भोपाल के। अच्छा, एक हमने सेमिनार किया था ईरान कल्चर हाउस में, ट्रेडिशन ऑफ अज़ादारी और मुहर्रम इन इंडिया। अच्छा, तो उन्होंने वो मजमून लिख के लाए थे प्रोफेसर शर्मा, हाँ, मेरे गांव का मुहर्रम। अच्छा, और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, अच्छा, लेकिन मुहर्रम होता है फॉर 10 डेज। तो ये सूफिया का कंट्रीब्यूशन है कि बग़ैर कन्वर्जन के, ये जो ईटन वीटन कहते हैं कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं किया सूफिया ने। बग़ैर कन्वर्जन के उनको अज़ादारी इमाम हुसैन से जोड़ दिया। ये सूफिया कराम की मतलब करामत है, आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत ही नए पर्सपेक्टिव से सूफीज़्म को समझाने की कोशिश की, जो हम भी समझना चाहते थे, और आपने हमारे सुनने वालों को भी ये बताया हो। इसमें एक और जो चीज़ थी जो लोगों के जहन में शायद हो, तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात आपसे गुफ्तगू हुई और आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड
जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आगे फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी सूफीनामा में। You were listening to Sufinama on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM।